हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार फोकस स्टडी। आज की ये वीडियो मैं बिजनेस फाइनेंस की एक टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पे लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने बिजनेस फाइनेंस की 2 लेक्चर्स और अपलोड किए हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लीवरेज के ऊपर। तो आज के हमारे टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो चलिए बिना देर किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के बारे में। थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम समझेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम अपने बिजनेस में ये डिसाइड करते हैं कि कितना पोर्शन हमें डेट रखना है और कितना पोर्शन हमें इक्विटी रखना है। कौन से डेट और इक्विटी के मिक्स प्रोपोर्शन को हम यूज़ करें जिससे हमें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मिल पाए। तो यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर का मेनली यही मकसद होता है कि हमें डेट और इक्विटी के जो परसेंटेज हम यूज़ करेंगे वो उससे हमें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर अचीव हो पाए। यहाँ पे 2 टाइप की थ्योरीज होती है। एक रेलिवेंस थ्योरी जो कि मानती है कि वैल्यू ऑफ द फर्म अफेक्ट करती है कैपिटल स्ट्रक्चर के कारण, और एक जो इरेलीवेंस थ्योरी है वो मानती है कि वैल्यू ऑफ द फर्म अफेक्ट नहीं करती है चाहे हम कितनी भी डेट और इक्विटी के मिक्स को रखें। तो रेलिवेंस थ्योरी के अंदर हमारे पास 3 थ्योरी आती है। एक नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और एमएम अप्रोच जो कि विथ टैक्स 1963 में दी गई थी। और ई रेलिवेंस में आती है इनकम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और एमएम अप्रोच जो कि विदाउट टैक्स वाली थी और ये 1958 में दी गई थी। तो चलिए हम पहले अपने पहले थ्योरी को स्टार्ट करते हैं, नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच को समझने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हम क्यों करते हैं, हमारे पीछे इसके पीछे का क्या हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इसलिए हम अचीव करना चाहते हैं क्योंकि विच कैन मेक द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करते हैं। ये तो सबसे हमारा बेसिक पर्पस होता है। और दूसरा क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ अ शेयर होल्डर्स के वेल्थ को इंक्रीज करना, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है। और शेयर होल्डर्स के वेल्थ को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। जैसे शेयर की मार्केट प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे ही वेल्थ ऑफ अ शेयर होल्डर्स भी मैक्सिमाइज होगी। तो विद द हेल्प ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर हम वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और वही कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट होती है विच कैन मैक्सिमाइज द मार्केट प्राइस पर शेयर। ये थी कुछ बेसिक पॉइंट्स कि हम डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर करते हैं क्यों है। अब चलिए फर्स्ट अप्रोच को हम स्टार्ट करते हैं, नेट इनकम अप्रोच। Net income approach. This approach is given by David Durant, and according to this approach, the value of a firm increases as it increases the use of debt in its capital structure. इसमें कहा जाता है कि हम जैसे जैसे अपने डेट के पोर्शन को कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होते जाएगी और हमारी कॉस्ट कम होती चली जाएगी। So the objective of net income approach is to find out the optimum capital structure that maximizes the value of a firm and consequently the wealth of a shareholders. इसमें कहा गया है कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वही होगी जहाँ पे वैल्यू ऑफ द फर्म सबसे ज़्यादा होगी और वेल्थ ऑफ अ शेयर होल्डर्स भी जहाँ मैक्सिमाइज होगी। अभी मैंने आपको ऊपर भी ये लाइन बताई। अब चलिए इसके एजम्पशन को देखते हैं। यहाँ पे कोई भी टैक्सेस नहीं है, टैक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ग्रेटर होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। कई की कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है कॉस्ट ऑफ डेट से, इसे हम आगे अभी फिगर के थ्रू भी समझेंगे। और रिस्क परसेप्शन, इन्वेस्टर्स के मन में रिस्क परसेप्शन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। चाहे हम कितना भी डेट अपने बिजनेस में लाएं, यहाँ पे इक्विटी वालों के मन में कोई भी रिस्क नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे अगर हम न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने में हमें कुछ अमाउंट ऑफ डेट तो चाहिए ही होता है जिसके बिना हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते।
तो इसीलिए यहाँ के इक्विटी वालों के मन में रहता है अगर बिजनेस न्यू है तो हमें कुछ पोर्शन ऑफ डेट चाहिए, जिसके कारण उनके मन में कोई भी रिस्क नहीं आता डेट के लाने से कैपिटल स्ट्रक्चर पे। तो चलिए हम इसे इसके फिगर से समझते हैं। फिगर को समझने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूले को समझाना चाहूँगी। ये वाले वैल्यू इस अप्रोच अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होती है। वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ इक्विटी को जब हम सम अप करते हैं तो हमें मिलती है वैल्यू ऑफ फर्म, कि हमारी वैल्यू ऑफ फर्म क्या है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी KO आती है, EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ ए फर्म, ये कैसे आती है इसको हम एक डेरिवेशन से समझते हैं। तो पहले चलिए उस डेरिवेशन को हम समझते हैं, उसके बाद इसके फिगर पे आएंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखिए वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट होती है। वैल्यू ऑफ इक्विटी हम कैसे निकालते हैं, जब यहाँ पे हमारे पास एजम्पशन थी कि हमारे पास कोई भी टैक्सेस नहीं है, यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं होती। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट से देखेंगे तो डायरेक्टली हमारी EBIT में से हम जब इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी EBT। क्योंकि यहाँ पे कोई टैक्सेस नहीं है, यहाँ पे हम टैक्स माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमें टैक्स माइनस करने की ज़रूरत नहीं है और यही EBT की अमाउंट यहाँ आ जाएगी। और इस EBT में से अगर हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है तो यही हमारी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी को क्या लेते हैं, EBIT में से इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट हम घटाएंगे और डिवाइडेड बाय KE करेंगे। और उसी तरीके से वैल्यू ऑफ डेट क्या होती है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय KD। क्योंकि हम डेट पे इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो वो हमारी कॉस्ट है, इसीलिए इंटरेस्ट बाय KD इसकी वैल्यू ऑफ डेट हो जाएगी। अब हम ये जस्ट आपको एक समझने के लिए, इस फॉर्मूले को समझने के लिए एक ताकि आपको इजी हो जाए। देखिए वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट को जब हम प्लस करेंगे, वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो हमें क्या मिलेगी, KO ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि दोनों के सम अप से ही हमें KO मिलती है। उसी तरह EBIT में से हम इंटरेस्ट घटाएंगे और यहाँ पे इंटरेस्ट है ही के डेट की, तो ये इंटरेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव में और ये इंटरेस्ट पॉजिटिव में, इंटरेस्ट आपस में कट जाएगी तो सिर्फ बचेगी क्या, EBT। और अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या होता है, EBT डिवाइडेड बाय KO। निकल गई हमारी फॉर्मूला। तो आप याद रखिएगा वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होती है, EBIT डिवाइडेड बाय KO। और KO ओवरऑल कॉस्ट और वैल्यू ऑफ द फर्म के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे हमारी कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम होगी वहीं पे वैल्यू ऑफ द फर्म सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि एजम्पशन है कि EBIT कांस्टेंट होती है, यहाँ पे एजम्पशन है EBIT कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट होने के कारण EBIT में कोई भी फ्लैक्चुएशन नहीं आएगा। फ्लैक्चुएशन जो भी आएगा वो KO और वैल्यू ऑफ द फर्म के बीच में आएगा और दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जहाँ कॉस्ट कम वहाँ वैल्यू ज़्यादा, और जहाँ वैल्यू ज़्यादा और जहाँ वैल्यू कम वहाँ कॉस्ट ज़्यादा। तो आई थिंक इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। तो चलिए अब हम इसके थ्योरी के डायग्राम पे आते हैं और उसे समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। चलिए इस डायग्राम से समझते हैं। ये नेट इनकम अप्रोच में हमारी कॉस्ट ऑफ डेट जो कि चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इसे हम नीचे के लाइन में शो करते हैं, और KE जो कि कॉस्टलियर होती है इसीलिए हम इसे ऊपर के लाइन में शो करते हैं। देखिए ये दोनों ही कांस्टेंट है। उसी तरह जैसे जैसे या इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे कोई भी डेट नहीं है, पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। इस पॉइंट पे कोई भी डेट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ज़ीरो डेट है, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो डेट होने के कारण KE और KO आपस में इक्वल हो जाएंगे।
जहाँ पे के डी ज़ीरो है, यहाँ पे कोई भी डेट का यूज़ नहीं है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट हमारे फॉर्म में कोई भी डेट नहीं है। इस पॉइंट पे के ई और के ओ आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने डेट को बढ़ाया, यहाँ पे डेट को बढ़ाया, डेट को बढ़ जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे हमारी कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट देखिए कम होती चली जा रही। डेट के बढ़ने से हमें एडवांटेज मिल रहा है चीपर डेट के आने से, और उससे हमारी कॉस्ट कम होती चली जा रही है। तो अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट आएगा हमारे पास जहाँ की फॉर्म फुल्ली डेट फाइनेंस्ड होगी। यहाँ बढ़ाते जाएंगे, डेट को बढ़ाते जाएंगे, फॉर्म फुल्ली डेट फाइनेंस्ड हो जाएगी, 100% डेट होगा फॉर्म में। और वहाँ पे ही क्योंकि डेट से हमें बेनिफिट हो रहा है, कई वाले यहाँ बोल रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि बिजनेस नहीं है, हमें तो कुछ अमाउंट ऑफ डेट चाहिए है, इसीलिए वो शांत बैठे हैं, उनकी कॉस्ट राइज नहीं कर रही, वो कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे हम अपने मेरी केओ भी घटती चली जाएगी, जैसे जैसे डेट बढ़ाएंगे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे केओ और केडी की कॉस्ट इक्वल हो जाएगी। और वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे, एक सेकेंड, वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे के और के डी इक्वल हो जाएगी? वो पॉइंट होगा जहाँ पे फर्म फुल्ली डेट फाइनेंस्ड है। के ओ इक्वल टू के डी कहाँ हो जाएगी? जहाँ पे डेट हमारे पास 100% होगा, क्योंकि वहीं पे हमारी कॉस्ट सबसे कम आएगी और वैल्यू ऑफ द फर्म सबसे ज़्यादा आएगी। अभी मैंने बताया कि कॉस्ट और वैल्यू ऑफ द फर्म के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को कि जहाँ पे के डी ज़ीरो होगी, जहाँ पे फर्म में कोई भी डेट नहीं है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ओवरऑल कॉस्ट सिमिलर आएगी, सेम आएगी उस पॉइंट पे। और जहाँ पे फर्म फुल्ली डेट फाइनेंस्ड हो जाएगी, 100% डेट होगा जब फर्म में, उस पॉइंट पे के ओ और के डी इक्वल हो जाएगी। तो और वही हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा इस थ्योरी का। नेट इनकम के अकॉर्डिंग जहाँ पे के ओ और के डी इक्वल होगी, वही हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म सबसे ज़्यादा होगी और वही हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि यहाँ पे के ओ फ्लैक्चुएट कर रही है, इसीलिए ये रेलिवेंट अप्रोच है, क्योंकि के ओ के फ्लैक्चुएशंस के अकॉर्डिंग ही हम रेलिवेंट और इरेलीवेंट समझते हैं। तो आई थिंक आपको क्लैरिटी आ गई होगी इस थ्योरी में। अब चलिए, और वो जो मैंने आपको फार्मूला डेरिवेशन दिखाया, उसी से वहाँ पे क्या थी, वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय KO। तो वहीं से ये फार्मूला आ गई है कि KO इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास KO की कॉस्ट आ जाएगी। उसी तरीके से वैल्यू ऑफ इक्विटी का भी मैंने आपको दिखाया, EBIT माइनस इंटरेस्ट को हम और क्या बोलते हैं, EBIT में से इंटरेस्ट जब हम घटाएंगे तो वो हमारी होती है नेट इनकम। इसीलिए उस फॉर्मूले को हम NI/KE भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी में बस इतना ही था। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दूसरे थ्योरी को। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये भी डेविड डुरान द्वारा ही दी गई थी, लेकिन इस अप्रोच में उन्होंने ही अपने ही थ्योरी को गलत बताते हुए कहा कि नहीं, ये इरेलीवेंट अप्रोच है। पहले उन्होंने कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट करती है और ये रेलिवेंट अप्रोच है। उसके बाद उन्होंने ही कहा कि नहीं, ये इरेलीवेंट अप्रोच है और ये कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करती। अंडर दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म डज नॉट अफेक्ट बाय द यूज ऑफ डेट पोर्शन इन इट। चाहे हम कितना भी डेट का पोर्शन को ले आए, लेकिन हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर उससे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी। और इन दिस अप्रोच द यूज ऑफ डेट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। पिछले वाले में था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के मन में कोई भी रिस्क नहीं बढ़ रहा था, लेकिन इस थ्योरी में इक्विटी वालों के मन में अब रिस्क बढ़ेगा। एंड एज अ रिजल्ट द लो कॉस्ट एडवांटेज ऑफ डेट इज एग्जैक्टली ऑफसेट to compensate the equity shareholders and the value of the firm और overall cost remains constant। यहाँ पे जो डेट से हमें
कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा, तो वही इक्विटी वाले अगर अपने रिस्क को बढ़ाएंगे तो वो आपस में एग्जैक्टली ऑफसेट हो जाते हैं, क्योंकि इक्विटी वालों को हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है। इससे हम आगे भी समझेंगे डिटेल्स में इस लाइन को। और इस थ्योरी की क्या क्या एजम्पशन है, यहाँ पे केडी कांस्टेंट होती है, कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट होती है, वो हमें फिगर से समझ आ जाएगा। बिजनेस रिस्क भी हमारी सेम होती है, ईबीआईटी भी कांस्टेंट होती है, और यहाँ पे भी कोई टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करती। ये थी कुछ एजम्पशन इस थ्योरी की। चलिए इसे भी हम फिगर से समझते हैं। यहाँ पे भी डेट चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसे नीचे लिया है और के ही हमारे ऊपर है। देखिए यहाँ जैसे ही हमने डेट के पोर्शन को थोड़ा सा भी बढ़ाया, वहीं से देखिए हमारी इक्विटी वालों की कॉस्ट बढ़ रही है, बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे अपने डेट को, इक्विटी वाले और अपने रिस्क को बढ़ाते जा रहे हैं, इनके मन में रिस्क बढ़ रहा है। और जो डेट से हमें बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ पे डेट का ज़्यादा यूज़ करने से हमें जो बेनिफिट मिल रहा है, उसी तरीके से उसी सेम प्रोपोर्शन के साथ इक्विटी वाले भी अपना कॉस्ट को बढ़ाते जा रहे हैं। और ये दोनों आपस में ऑफसेट होने के कारण जो केओ है, केओ ये कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि जितना हमें बेनिफिट हो रहा है केडी से, उतना ही हमें इक्विटी वालों को पे करने में चला जा रहा है। क्योंकि लेकिन यहाँ पे भी हमें डेट के जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम है, जो पिछले वाले में थी वही है। मान लीजिए पिछले वाले में 10% थी, तो इसमें भी 10% ही है केडी की इंटरेस्ट रेट। लेकिन यहाँ पे इक्विटी वाले ये सोच के नहीं चल रहे कि हमारी बिजनेस नहीं है। यहाँ पे जैसे ही डेट को हम ला रहे हैं, वैसे ही उनके मन में रिस्क भी बढ़ता चला जा रहा है, और उसी के कारण हमारी केओ कांस्टेंट होते चली जा रही है। तो ये थी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की थ्योरी। तो ये लाइन वही है। यहाँ पे हमें इन दिस अप्रोच द यूज़ ऑफ डेट को बढ़ाने से इक्विटी शेयर होल्डर्स के मन में रिस्क बढ़ रहा है, और जो लो कॉस्ट एडवांटेज ऑफ डेट है वो एग्जैक्टली ऑफसेट हो जा रहा है टू कंपनसेट द इक्विटी शेयर होल्डर्स। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फर्म और ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट हो रही है, क्योंकि यहाँ केओ में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे इसे इरेलीवेंट अप्रोच बोला जाता है। और यहाँ पे बोला जाता है कि हर एक कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई भी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हमें नहीं मिलती, चाहे हम कितनी भी डेट और इक्विटी के मिक्स को यूज़ कर ले, यहाँ हमें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं मिल पाती, इसीलिए ये इरेलीवेंट अप्रोच है, और यहाँ केओ कांस्टेंट है। तो चलिए हम अपने थर्ड अप्रोच पे पहुँचते हैं। आई थिंक ये दोनों आपको क्लियर हो गई होगी, नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब हम अपने लास्ट थ्योरी पे चलते हैं, ट्रेडिशनल। इस अप्रोच को इंटरमीडिएट अप्रोच भी बोला जाता है। दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट अप्रोच गिवन बाय इज़रा सोलोमन। ये किसके द्वारा दी गई थी? इज़रा सोलोमन के द्वारा। और इसे इंटरमीडिएट अप्रोच बोला जाता है। याद रखिएगा अदर नेम को, इंटरमीडिएट अप्रोच। दिस अप्रोच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनआई और एनओआई अप्रोच। ट्रेडिशनल में एनआई और एनओआई का मिक्सअप होता है, वो हम देखेंगे आगे। और दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द कंपनी कैन ऑप्टिमाइज इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल and maximize the shareholders wealth by choosing the right mix of debt and equity। यहाँ पे हम अपने शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं by choosing the right mix of debt and equity। ट्रेडिशनल says that with the increase in the amount of costlier debt, यहाँ पे ट्रेडिशनल अपनी बात कर रहा है कि वहाँ पे डेट की इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे अब डेट की इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगी। अब बैंक वाले इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेंगे, और यहाँ पे कॉस्टलियर डेट आएगी हमारे पास, जिसके कारण देयर इज़ इम्बैलेंस क्रिएट एंड के रिस्क विल इंक्रीज। यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट होगा, जिसके कारण कॉस्टलियर डेट के कारण और इक्विटी वाले के मन में रिस्क बढ़ेगा, और उसके वजह से हमारी केओ भी अल्टीमेटली इंक्रीज करेगी। तो देखिए इसे फिगर से हम क्लियर करते हैं।
यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेजेस है। तो जो फर्स्ट स्टेज है ये वाली फर्स्ट स्टेज है। यहाँ पे देखिए ये फिगर बिल्कुल नेट इनकम अप्रोच के जैसी है। ये लाइन केडी की है, ये क्योंकि चीपर सोर्स है, ये नीचे है। ये केओ है जो कि हमारी घट रही थी उस अप्रोच में, और ये केई है जो कि कांस्टेंट है। तो ये सेम एनआई के जैसी है। यहाँ पे भी केडी का इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहा है, वो चीपर ही है। सेकंड स्टेज देखिए जो कि यहाँ तक है, ये वाली स्टेज सेकंड स्टेज है यहाँ तक, और ये बिल्कुल भी हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम की जैसी। यहाँ पे भी केडी कांस्टेंट है, यहाँ पे केओ भी कांस्टेंट है, और केई की रेट बढ़ रही है। ये सेम एनओआई के जैसी है। और अब थर्ड स्टेज में यहाँ पर ट्रेडिशनल की बात आती है, क्यों इस दोनों में देखिए, इस दोनों स्टेज 1 और स्टेज 2 में केडी की इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रही है। अगर यहाँ पे 10% इंटरेस्ट रेट केडी की थी, तो यहाँ पे भी 10% ही है, उसकी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रही है। लेकिन जब हम ट्रेडिशनल की बात करेंगे, वो धीरे धीरे, जैसे अब हम बैंक वाले के पास जा रहे हैं तो वो हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मांग रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन अब अगर हम जाएंगे इस पॉइंट के बाद, तो वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हमें चार्ज कर रहे हैं। पहले अगर 10% थी, तो अब वो हमसे 12 या 15% इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, क्योंकि अब यहाँ कॉस्टलियर डेट आने लगी है। यहाँ तक तो डेट चीपर था, लेकिन अब यहाँ कॉस्टलियर डेट आने लगी है थर्ड स्टेज में, और जिसके कारण केई की रेट तो सेकंड स्टेज में भी बढ़ रही थी, लेकिन अब थर्ड स्टेज में केई की रेट और ज़्यादा इंक्रीजिंग ट्रेंड से बढ़ने लगेगी। देख रहे हैं, ये ज़्यादा रेट से बढ़ रही है। जैसे ही डेट आ रहा है कॉस्टलियर डेट, ये और फास्टर बढ़ रही है। ठीक है, ये दोनों ही जब राइज करेंगे, केडी भी राइज कर रहा है, केई भी राइज कर रहा है, तो केओ क्यों कांस्टेंट जो है वो भी राइज कर रहा है, हमारा कॉस्ट भी बढ़ने लगा, क्योंकि अब कॉस्टलियर डेट आ रहा है, तो सारा बेनिफिट जो जितना भी हमारा कॉस्ट भी बढ़ने ही लगेगा, कि ओवरऑल कॉस्ट भी, ऑब्वियस सा बात है, अगर महंगा डेट आएगा तो केई वाले भी ज़्यादा अपना रेट चार्ज करेंगे, जिसके कारण हमारा केओ भी बढ़ने लगेगा। ये थी ट्रेडिशनल की बात। तो इस अप्रोच में हमारे पास ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सी होगी? अगर केओ के लाइन को देखें तो केओ हमारी यू शेप है। यहाँ से देखिए, केओ हमारी यू शेप बन रही है। यू शेप जब भी कोई बनती है, तो उसकी ये जो मिनिमम पॉइंट होती है, ये यहाँ पे हमें मिलता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेज में ही, इस स्टेज में हमारी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहीं पे केओ हमारी सबसे ज़्यादा कम आ रही है। यहाँ पे हमारी केओ सबसे ज़्यादा कम है, इसीलिए इसे रेलिवेंट अप्रोच बोला गया है। और सेकेंड स्टेज इज़ द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर अंडर ट्रेडिशनल थ्योरी। तो आई थिंक आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों स्टेज क्लियर होगी, और कैसे केओ फ्लैक्चुएट कर रही है ट्रेडिशनल में, किस तरीके से, मैंने सब आपको क्लियर बता दिया है। और एक बार चलिए रिवीजन हम फटाफट कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास दो तरह की थ्योरी होती है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, एक होती है रेलिवेंट थ्योरी और एक होती है इरेलीवेंस थ्योरी। रेलिवेंस थ्योरी ये मानती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डेट और इक्विटी के मिक्स से अफेक्ट करती है, और इरेलीवेंस ये मानती है कि चाहे हम कितना कुछ भी डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन रखें, वो हमें इफेक्ट नहीं करती। रेलिवेंस थ्योरी के अंदर हमारे पास 3 अप्रोच आती है, नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और एमएम अप्रोच, जो कि विथ टैक्स वाली थी, और ये 1963 में दी गई थी। उसी तरह इरेलीवेंस अप्रोच के अंदर हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आती है, और एमएम अप्रोच जो विदाउट टैक्स वाली थी 1958 में दी गई थी। एमएम अप्रोच को मैं एक सेपरेट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि ये इसके अंदर डिफरेंट प्रोपोजिशंस है, वो हम एक सेपरेट लेक्चर में समझेंगे। और प्लीज़ गाइस, आज की लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हमने समझा कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जो कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करें और साथ ही साथ शेयर होल्डर्स के वेल्थ को भी बढ़ाए। और शेयर होल्डर्स के वेल्थ हम कैसे बढ़ा सकते हैं? मार्केट प्राइस पर शेयर को बढ़ाकर। नेट इनकम अप्रोच में हमने समझा कि केडी इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड केडी, यहाँ पे केई वाले अपना कॉस्ट इंक्रीज नहीं करते और जिसके कारण हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम होती चली जाती है। और जहाँ पे डेट, बिल्कुल भी डेट नहीं होता और केई और केओ इक्वल होती है फर्स्ट पॉइंट पे, जहाँ पे डेट फॉर्म फुली डेट फाइनेंस्ड हो जाती है और केओ और केडी इक्वल हो जाती है, वो हमारी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होती है। फिर हमने नेट ऑपरेटिंग इनकम में समझा, यहाँ पे केई वालों के मन में भी रिस्क आता है और वो भी अपनी कॉस्ट को इंक्रीज़ करने लगते हैं और चीपर सोर्स से जो हमें बेनिफिट मिलता है वो केई वालों को हमें पे करने में चली जाती है, जिसके कारण केओ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए ये इरेलीवेंट थ्योरी है। और ट्रेडिशनल में हमने समझा कि दोनों का मिक्सअप है। फर्स्ट स्टेज हमारी एनआई के जैसी वर्क करती है, सेकेंड स्टेज एनओआई के जैसी वर्क करती है और थर्ड स्टेज में सारे की ही कॉस्ट बढ़ रही है, जिसके कारण केओ भी फ्लैक्चुएट कर रहा है। और यहाँ पे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हमारी सेकेंड स्टेज पे होती है, क्योंकि यहाँ केओ सबसे कम होती है और वैल्यू ऑफ द फर्म सबसे ज़्यादा होती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में एमएम के ऊपर लेकर के आऊँगी, तो स्टे ट्यून विद दिस चैनल एंड थैंक यू। ये थी आज की हमारी लेक्चर। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।